नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में रिसेंटली वैकेंसीज है दोस्तों। सभी एग्ज़ाम के लिए आईटीआई इलेक्ट्रिशियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बेस्ट 3 प्लेटफॉर्म जहां से आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। वेबसाइट electricalvk.net पर विजिट करें, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड आप कीजिए। हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, नहीं भी होता है तो उस वीक में टेस्ट होता है, तो उसका लिंक आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन एक बार फिर आपको बताऊं, इंग्लिश में ही है, लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे। आई होप कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के बच्चे इसे आसानी से समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर प्रक्रिया के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। माय डियर, ट्रांजिस्टर जनरली जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखें वो बीजेटी के बारे में बात करता है। पूरा नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। 2 जंक्शन होते हैं, बाईपोलर है। बाईपोलर बोलें तो द्विध्रुवीय युक्ति है। 2 पीएन जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। दोनों जंक्शन में से पहला जंक्शन इसका हमेशा फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन सदैव रिवर्स में होता है। डोपिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों एमिटर की डोपिंग सर्वाधिक, कलेक्टर की डोपिंग उसके बाद और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी करना होगा। एमिटर इज़ हेवीली डोप्ड। एमिटर को सबसे ज़्यादा डोपिंग रखी जाती है। आप तीनों की डोपिंग को अगर याद रखें तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। डोपिंग के मामले में इस एक सीक्वेंस को याद रखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी बेस की अपेक्षा कलेक्टर, कलेक्टर की अपेक्षा एमिटर डोपिंग मैक्सिमम होती है। बेस की डोपिंग भी हमेशा कम होती है और फिजिकल रूप से भी बेस सबसे पतला होता है। लेकिन एमिटर कलेक्टर के मामले में क्या होता है कि डोपिंग एमिटर की सर्वाधिक होती है, जबकि फिजिकल साइज़ कलेक्टर का बड़ा होता है। उसके पीछे कारण बताया जाता है कि कलेक्टर को ज़्यादा जो है वो पावर हीट डिसिपेट सहन करना पड़ता है और इससे डिवाइस अपनी क्षतिग्रस्त ना हो, और हीट सिंक का उपयोग भी इसीलिए किया जाता है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 3 इनपुट वाले नोर गेट में आउटपुट 0 की कितनी संभावना है। ध्यान से देखिएगा। एक तो पहली बात कि नोर गेट है, दूसरा 3 इनपुट वाले है। माय डियर, 3 इनपुट वाला नोर गेट हो, नोट गेट हो, एंड गेट हो, जितने भी हो, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इनमें जो इनपुट की संभावना होती है ना, वो टोटल इनपुट होते हैं 8। ओवरऑल इनपुट कितने होते हैं? 8। 2 इनपुट वाला जो होता है उसमें ओवरऑल इनपुट कितने होते हैं? 4। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल आउटपुट कितने मिलेंगे तो 8, क्योंकि प्रत्येक इनपुट के अकॉर्डिंग आपको एक आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि आउटपुट लो और हाई कितने कितने पूछे जाएंगे आपसे। दरअसल क्या होता है कि नोर गेट जो होता है ये और का नोट कर देता है, यानी इसका आउटपुट जो होता है वो नोट और होता है। अब आप समझ लीजिए, और गेट में जो भी मिलना था आउटपुट में उसका उल्टा मिलना है। और गेट जो होता है ये समांतर स्विचों की भांति होता है, और इसका जो आउटपुट में 0 आता है ना, वो केवल एक ही कंडीशन में आता है, और वो तब कि जब दोनों 0 0 हो। दोस्तों जब दोनों 0 0 आएंगे तो ये 0 उसके बदले में नोट गेट आपको आउटपुट में 1 देगा। यानी नोर गेट में जो आउटपुट हाई है ना, वो 7 होने की संभावना है, जबकि लो जो है वो केवल 1 ही बार होगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा या आपको उल्टा करेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लो कितनी बार आएगा। तो जो आपको हाई कितनी बार मिलता है उसका अपोजिट आपको लो करना है। तो 7 बार अपन को हाई मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 बार लो कर देगा वो, क्योंकि और गेट में क्या होगा, अगर 0 0 होगा तो वो 0 देगा, अदरवाइज सब में हाई 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 रहेगा। तो नोर गेट क्या करेगा, उसका उल्टा करना है। यानी जो और गेट का हाई है वो नोर गेट का लो है। दोनों का याद रख सकते हो आप, एक ही बात है।
सी उत्तर कर देना कि आपको जो 0 आउटपुट में मिलेंगे वो 7 बार मिलेंगे। हाँ, वहीं अगर इसमें और गेट में हाई आउटपुट पूछ लेता तब भी उत्तर 7 ही होता। अगर इसी क्वेश्चन में नॉर गेट में एक कितनी बार मिलेगा ये पूछ लेता तो वो एक ही बार मिलता। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि और गेट में आपको 0 कितनी बार मिलेगा तो वो केवल एक ही बार मिलता। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होता है उसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस कितना होता है। बहुत सिंपल सा है। कॉमन एमीटर में इनपुट आउटपुट 180 डिग्री के अंतर पर होते हैं, जबकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो होता है उनमें 0 0 का रहता है, यानी वो इन फेज होते हैं। तीनों का याद रखें, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर में इन फेज यानी 0 0 और कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का। इसीलिए अपन इसको इन्वर्टर एम्पलीफायर या इन्वर्टर कन्फिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलेशन के आधार पर किसी भी केबल जो चालकों के ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है उसमें VIR प्रकार का जो इंसुलेशन है इसका पूरा नाम क्या है। VIR केबल ही होता है एक तरह से, जैसे PVC केबल है, CTS केबल है, TRS केबल है। इंसुलेशन के अकॉर्डिंग जनरली ये 4 तरह के इंसुलेशन होते हैं लो और मीडियम वोल्टेज की केबलों में। तो इस VIR का पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है, डी उत्तर सही हो जाएगा। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर होता है। कहते हैं कि इसमें सामान्य रबर में 5% सल्फ़र की मात्रा होती है, बस वही अपना जनरल रबर होता है जिसमें 5% सल्फ़र मिला रहता है। डी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20 मोड को काउंट करना है, कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। देखो, फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, ध्यान रखें। पेपर में ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार का सर्किट है। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट होता है, क्रमिक सर्किट होता है। या तो ये फ्लिप करेगा या ये फ्लॉप करेगा। इसे हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें बाई स्टेबल का मतलब होता है 2 स्थिर या स्थायी अवस्था, यानी ये एक टाइमर में NO-NC कॉन्टैक्ट के जैसा होता है, एक N और एक NC। इसी तरह से इसमें बाई स्टेबल यानी 2 स्थायी अवस्थाएं होती है। या तो ये फ्लिप करेगा या फ्लॉप करेगा, यानी या तो इसकी आउटपुट 0 होगी या फिर आउटपुट में ये कुछ ना कुछ हमें ज़रूर देगा। फ्लिप फ्लॉप को 1 बिट स्टोरेज माना जाता है, यानी ये किसी भी बाइनरी को 1 बिट के रूप में स्टोर करता है। अब अगर हमें मोड 20 को काउंट करना है तो हमें इस दशमलव संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, जिसका क्या तरीका होता है कि दी गई डेसिमल संख्या में 2 से आप भाग देते जाएं और शेष फलों को आप लिखते जाएं। फिर उन सभी को उल्टे क्रम में लिखें और देखें कि उसमें कितने बाइनरी बिट उपयोग में लिए गए। जैसा कि हम 20 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आता है 10100। अगर इन सब को काउंट करते हैं तो इसमें 5 बिट आ रही है। देखिए 1 2 3 4 और 5। जितनी बिट होती है उतने ही फ्लिप फ्लॉप की हमें आवश्यकता होती है। डी उत्तर अपना यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के मामले में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है उसे सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। NS से इसे दर्शाते हैं और F/120 अपॉन पोल से इसकी गणना की जाती है। यानी किसी भी इंडक्शन मोटर में यदि हमें फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और उस मोटर में स्टेटर में कितने पोल है ये दिया गया हो तो हम उसकी सिंक्रोनस स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इस मोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है और स्लिप के बाद रोटर लगभग कितने RPM पर चलेगा, ऐसा भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज़ ऑलवेज 0। कह रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। हम शॉर्ट में इसको सिग्मा I से लिखते हैं और दोस्तों ये किरचॉफ का करंट नियम कहलाता है। KCL के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ करंट नियम बोलते हैं।
किरचॉफ का प्रथम नियम भी हम इसे बोल सकते हैं। इसी की दूसरी भाषा में भी एक डेफिनेशन होती है जिसमें ये कहा जाता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। अगला सवाल है कि एक सीरीज सर्किट है एसी में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से वो कनेक्ट है, जिसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, 10 ओम का ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। सर्किट का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। दो तरीके होते हैं पावर फैक्टर ज्ञात करने के, या तो पूरी प्रोसेस अपनाइए, फॉर्मूला लगाइए R/Z, लेकिन यहाँ आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। XL और XC का मान बराबर है। ऐसी कंडीशन को हम परिपथ को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, अनुनाद अवस्था बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में रेजोनेंट परिपथ में प्रतिरोध और इम्पीडेंस हमेशा बराबर होता है और परिपथ का पावर फैक्टर सदैव यूनिटी होता है, इकाई होता है। फेज अंतर 0 डिग्री का होता है। करंट और वोल्टेज के बीच में संबंध को इन फेज कहा जाता है। सी उत्तर अपना यहाँ सही हो जाएगा। और अगला हमारा सवाल है कि एक ऐसी होज पाइप जिसका उपयोग किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में, जो टरबाइन तक पानी लाने का काम करती है। दोस्तों, उस होज पाइप को, जो बड़ी पाइप होती है, पेन स्टॉक बोला जाता है, जो कि डैम से टरबाइन के बीच में कनेक्टेड होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। सवाल नेक्स्ट है कि डीसी सीरीज मोटर अगर नो लोड पर स्टार्ट होंगे तो क्या होगा। दोस्तों, सीरीज मोटर की जो गति होती है वो लोड के व्युत्क्रमानुपाती है। बिना भार के इसे नहीं चलाना चाहिए। इसकी स्पीड वेरी हाई होगी, डेंजरस हाई होगी। और अत्यधिक स्पीड के कारण क्या होता है कि गति के साथ कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी मशीन हो, स्पीड के साथ उनमें हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। और वो अपकेंद्रीय बल के कारण आर्मेचर पर इतना तेज़ बल लगेगा कि आर्मेचर खुद निकल करके बाहर आ जाएगा, पूरे मोटर के एंड प्लेट्स और सब को तोड़ देगा और आर्मेचर पूरी स्पीड के साथ बाहर आ सकता है। इसलिए नो लोड पर कभी भी नहीं चलाना चाहिए और इसे गियर बॉक्स सिस्टम के साथ हमेशा चलाया जाता है। अगला सवाल है इंडक्शन मोटर की रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे करेंगे। रोटर फ्रीक्वेंसी हमेशा स्लिप पर डिपेंड होती है और SF या FS इसका फॉर्मूला होता है, यानी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। पेपर में एक बार छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर की फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करती है, और उस समय ऑप्शन दिया हुआ था वैल्यू ऑफ स्लिप। तो स्लिप के मान पर भी ये निर्भर करता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ सही रहेगा। SF लिख दो या FS लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। ओम का नियम जनरली एक्टिव कंपोनेंट्स पर लागू नहीं होता। एक्टिव कंपोनेंट जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में आते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो ट्रांजिस्टर का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, जो कि एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल है कि एक आदर्श डीसी जनरेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान कैसा होना चाहिए। ये देखो, पहले भी मैंने पार्ट 1 में जब आपको करवाया था तो मैंने बताया था कि आदर्श अगर पूछे तो 0 होना चाहिए। वैसे ये होता है कि किसी भी जनरेटर के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन की गणितीय मान होता है वो मिनिमम होना चाहिए, जितना संभव हो सके कम से कम होना चाहिए। अगला सवाल है सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट मिनिमम कब होती है। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन बताया, ध्यान रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब इकाई पावर फैक्टर होता है ना, तब आर्मेचर करंट सबसे कम होती है। लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर कंपेरेटिवली करंट हाई होता है। फ़र्क इतना सा है कि लैगिंग में पिछड़ी हुई जबकि लीडिंग में सुधरी हुई करंट होती है, जो कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकती है। आर्मेचर करंट सबसे कम इकाई पावर फैक्टर पर होती है, ये आप याद रखिएगा। कई बच्चे लैगिंग पावर फैक्टर कर देते हैं, इसका ऐसा नहीं होगा। और सिंक्रोनस मोटर को तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट करवा सकते हैं, ये तो जानते हैं। रोटर की
एक्साइटेशन बदल करके हम इसको किसी भी पावर फैक्टर पर चला सकते हैं, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर। बकोलज रिले किस प्रकार की रिले है? फर्स्ट ऑफ ऑल बकोलज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में लगती है और किसी भी मशीन में नहीं लगती। दूसरी बड़ी विशेषता है कि ये ट्रांसफार्मर में भी केवल तब लगेगी जब ट्रांसफार्मर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर हो, उसमें तेल से कूलिंग की जाती हो। ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है। बकोलज रिले कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच में लगती है, हमेशा ध्यान रखना। एक ही क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एसी सप्लाई में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो परिपथ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, हमेशा बढ़ता है हमेशा घटता है और अप्रभावित रहता है। देखो सीधे तौर पर अगर प्रतिरोध और फ्रीक्वेंसी में संबंध देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर प्रतिरोध अप्रभावित रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। डी उत्तर के साथ जाएंगे, सीधे तौर पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि इसको अगर लाइन के साथ जोड़कर देखा जाए, यहाँ तो देखो केवल एसी सप्लाई लिखा है इन्होंने, अगर इसको ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के साथ जोड़ करके देखा जाए ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? ये इनडायरेक्ट रूप से होगा, डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन इतना ज़रूर है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट बढ़ेगा और स्किन इफेक्ट जो होता है वो प्रभावी प्रतिरोध के मान में वृद्धि करता है। खैर यहाँ तो लाइन के बारे में कुछ लिखा नहीं, सीधा सप्लाई का लिख रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन के साथ ही आप जाएं तो सही रहेगा। अनअफेक्टेड आपको यहाँ करना है। अगला सवाल यूजेटी के बारे में है। तो पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, यानी एक जंक्शन होता है। यूजेटी में केवल 2 ही परतें होती है, ध्यान रखना, पी और एन की। एक पी और एक एन होता है, तो दोनों के बीच में एक परत होती है। दोनों के बीच की परत की बात करें तो एक एन की और एक पी की जो है वो लेयर में काउंट होगी। तो 2 परत इसमें अपन करेंगे। टर्मिनल कितने होते हैं? 3, एमीटर, बेस 1 और बेस 2। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 2 परत और 3 टर्मिनल वाली ये डिवाइस है। जंक्शन के बारे में पूछे तो एक जंक्शन होता है। परतों का मतलब एक पी और एक एन है, तो दोनों को मिला करके अपन देखते हैं तो वहाँ से आएगा। थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल का काम करने का जो सिद्धांत है वो सीबेक प्रभाव कहलाता है। डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। और चॉपर क्या काम करता है? तो ये तो बार बार अपन ने बताया है। चॉपर एक प्रकार का डीसी का ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान रखना। वैसे ध्यान रखना डीसी में कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है, लेकिन डीसी के ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि इसका फंक्शन सेम वही है जो एसी में ट्रांसफार्मर करता है। तो ए उत्तर रहेगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी ये डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम आता है, जो कि अपने ट्रांसफार्मर में एसी ट्रांसफार्मर करता है, एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, उसी तरह से चॉपर होता है। साइक्लो कन्वर्टर होता है, वो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कहलाता है, ध्यान रखना। और इन्वर्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, अटेन्यूएटर, ऑसिलेटर, वो क्या काम करते हैं? तो ये 5-7 एक है जिनको आप याद रखें, हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होते हैं। आजकल चॉपर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ गया, रेलवे टेक्नीशियन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। अगला सवाल, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट। स्टेप डाउन, देखो पहली बात तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है और दूसरा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। साइक्लो कन्वर्टर एसी में फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बनाता है। नियत मान की जो आवृत्ति होती है उसको वो परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहा है तो नाम से ही पता लग रहा है हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा, स्टेप डाउन करेगा। और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर जो है तो वो सी उत्तर हो जाएगा उसके लिए, कि वो लोअर इनपुट फ्रीक्वेंसी को हायर में कन्वर्ट कर देता। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी करना है। अगला सवाल है कि ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब देखो ये आ गया ना सवाल, वहीं से आ गया घूम फिर के, अभी जो मैं ऊपर बात कर रहा था। अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है असमान वितरण, ठीक है। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज ए कंडक्टर इज आल्सो नोन एज। प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है धारा के असमान वितरण के कारण। इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसी का तो नाम है स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव, इसी को तो कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फेरेंटी प्रभाव में तो ये होता है कि रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड की वोल्टेज से अधिक हो जाती है।
प्रोक्सिमिटी प्रभाव के तहत ये देखा जाता है कि एक चालक जो है वो दूसरे पास में रखे चालक को कितना प्रभावित करता है। और केल्विन जो है ये तो तापमान के संदर्भ में प्रभाव होता है। अगला सवाल है कि थर्मिस्टर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। दोस्तों थर्मिस्टर को शॉर्ट में एनटीसी बोला जाता है। शॉर्ट में अगर आपको पूरा रटना है तो एनटीसी थर्मिस्टर, पीटीसी सेंसिटर, वीडीआर वेरिस्टर होता है और एलडीआर जो होता है वो फोटो कंडक्टर कहलाता है। इतना याद रख लो। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर का, यानी ताप बढ़ने से इनका प्रतिरोध घटता है। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे आज की इस वीडियो में 21 क्वेश्चन। लाइक करना, कमेंट करके बताना। जितना आप मोटिवेट करोगे, एक लाइक एक मोटिवेशन के बराबर है और हम उतना ही जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं देखता हूं दोस्तों 2-2 हज़ार व्यू आ जाते हैं लेकिन लाइक 200 को भी पार नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक वाला बटन तो दबा दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर लो।